इजराइल बहुत पहले से ईरान के परमाणु षड्यंत्र पर हमला सोच रहा था। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर अचानक एटॉमिक सेंटर्स पर धावा बोला, पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। आखिर इजराइल ने ईरान पर हमला करने का यही टाइम क्यों चुना? और इस्लामिक स्टेट के रूप में जब इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान बना, दैट वाज द प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट, तो ईरान ने अपना एक सुरक्षा घेरा बनाया जो अपने आसपास अपने कुछ समर्थक आतंकी गुट को जन्म दे दिया। सुएज कैनाल रूट वाज गोइंग टू बी डिसरप्टेड। इस कारण से यूएसए ने उसमें इंटरवेन कर दिया। अगर वॉर स्प्रेड करता है तो कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पुनरावृत्ति तो नहीं होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, एक्चुअली 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर अचानक उसके एटॉमिक सेंटर्स पर धावा बोला और उसके साइंटिस्ट, चीफ साइंटिस्ट से लेकर आर्मी चीफ एंड इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के चीफ सबको एलिमिनेट कर दिया, तो एक बड़ी अजीब स्थिति वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स में, और इसने पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। मेरे ऑडियंस और मेरे स्टूडेंट्स बार बार लिख रहे थे कि सर का लेक्चर इस पर नहीं आ रहा। मैंने भी अपने असिस्टेंट से, अपने जूनियर से बात की तो उनका यही डिमांड हुआ कि इस पर मेरा एक लेक्चर आना चाहिए। तो मैं स्टूडेंट्स आज तो मैं फुल लेंथ लेक्चर आपको नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन 2 to 3 डेज के अंदर मैं इस पर एक विस्तृत लेक्चर लेकर आऊंगा, अ वाइड एक्सटेंट पर व्यू, एंड दैट इज मेरा जो लेक्चर होगा उसका शार्प होगा प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज। इसमें मैं पूरी वेस्ट एशियन के पॉलिटिक्स में ईरान और इजराइल के इक्वेशन को रख के देखूंगा, और इसके वर्ल्ड पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, इन सब के इम्प्लीकेशन के कंटेक्स्ट में मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आज मैं सिर्फ एक ही इश्यू आपसे डिस्कस कर रहा हूं, शेष इश्यू हम विस्तार से डिस्कस करेंगे कि आखिर इजराइल ने ईरान पर इन्वेड करने का, हमला करने का यही टाइम क्यों चुना, कोई दूसरा टाइम क्यों? तो देखिए, अब सिचुएशंस को देखिए। एक पूरे वेस्ट एशिया में आपको एक ट्रायंगल दिखेगा, ट्रायंगुलर रिलेशन, ईरान, शिया ईरान वर्सेस अदर सुन्नी अरेबियन कंट्रीज वर्सेस इजराइल। अब ये तीनों का तीनों के साथ 36 के आंकड़े, लेकिन इनमें से 2 आपस में सिंपैथाइज करना शुरू कर देते हैं तीसरे के विरुद्ध। There was a turning point in history before Iranian Revolution of 1979, जब 1979 में ईरान में एक इस्लामी क्रांति हुई थी। मेरे ऑडियंस और स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा थोड़ा सा विस्तार से, अपने विस्तार से लेक्चर में, प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज में। और वहां पर एक इस्लामी कट्टरपंथी शासन स्थापित हुआ, आयतुल्लाह खुमैनी क्लरिक का शासन हुआ, और इस्लामिक स्टेट के रूप में जब इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान बना, उससे पहले वहां पर पहलवी परिवार का शासन था, एंड दैट वाज द वेस्टर्नाइज्ड गवर्नमेंट, दैट वाज द प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट। और इजराइल भी कहीं ना कहीं यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज का क्रिएशन था, और पहलवी फैमिली भी अमेरिका से ही संरक्षण पा रहा था। तो इस कारण से दोनों के बीच एक अच्छी खासी और बढ़िया संबंध थी। इजराइल और ईरान कुल मिलाकर दोनों के बीच ट्रेड रिलेशनशिप था, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप था। 1979 के बाद स्ट्रेंजमेंट आ गया इस रिलेशन में, और दोनों की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई, बल्कि एनमिटी हो गई। अब जब ईरान से जब इजराइल की दूरी बढ़ी, तो कुछ समय के लिए इजराइल सऊदी अरेबिया और वेस्ट उन कंट्रीज के साथ, विशेषकर 1991 के खाड़ी संकट के बाद, इसके निकट आता गया, और एक कॉमन एनिमी था ईरान। ईरान ने देखा कि भाई अब तो हमें ड्यूअल फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है।
एक तरफ हमारे सुन्नी राइवल कंट्रीज हैं और दूसरी तरफ इजराइल है, और इन दोनों के बीच एक कवर्ट रिलेशनशिप कायम हो गया है हमारे अगेंस्ट में। तो ईरान ने अपना एक सुरक्षा घेरा बनाया। उसका एक बड़ा सुरक्षा घेरा हुआ करता था उसके अपने प्रॉक्सीज का मतलब है कि अपने आसपास अपने कुछ समर्थक आतंकी गुट को जन्म दे दिया था। कुछ इस तरह के उसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के और कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया था जो ईरान के प्रॉक्सी के रूप में काम कर सके। उसमें 3 प्रॉक्सी तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। एक आपने हमास का नाम तो सुन ही रखा है, जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था और उसके परिणाम में इजराइल ने लगभग 53,000 लोगों को गाजा में एक तरह से एलिमिनेट कर दिया है। और दूसरा आपने हिजबुल्लाह का नाम सुना है, जो लेबनान में है, नॉर्दर्न लेबनान में, और जो इजराइल के साउथ में। तो वहां पर उस हिजबुल्लाह वो देखने के बाद आपको लगता है कि वह ईरान का एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी था। फर्क ये था कि हमास सुन्नी था लेकिन शिया ईरान के करीबी था, और जो एक मजबूत जो ईरान का हैंड था वो था सीरिया का शासक बशर उल असद। ईरान की पूरी रिजीम सीरिया के शासक बशर उल असद पर डिपेंड करती थी। और जब इराक में जब शिया सरकार कायम हुई तो वहां पर भी ईरान ने अपना एक प्रॉक्सी को क्रिएट कर दिया। एक प्रो शिया ऑर्गेनाइजेशन इराक से भी काम कर रहा था। अब क्या हुआ कि इजराइल ने पिछले कुछ दिनों में, अच्छा इसके अलावा आप एक और उसके प्रॉक्सी का नाम सुना होगा, जो आपने यमन में आपने हाउथी या हुथी रेबेल्स का नाम सुना है। वो भी ईरान का एक प्रॉक्सी था, उसका भी समर्थक था। तो क्या हुआ कि इजराइल ने उसके सारे प्रॉक्सीज को कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया। हमास का लगभग खात्मा हो गया और उसके चीफ लीडर्स भी किल हो गए। जो हिजबुल्लाह था उसका अभी अभी इजराइल ने दमन कर दिया। दोनों फ्रंट पर लड़ा बिन्यामिन नेतन्याहू। और उसके बाद जहां तक यमन का सवाल है तो ऐसे इजराइल ने भी मिसाइल दागे, लेकिन यमन के विरुद्ध अमेरिका ने कार्रवाई कर दी, क्योंकि यमन में जो हाउथी विद्रोही थे, हाउथी रेबेल्स थे, उस पर यूएसए की कार्रवाई करने की वजह यह हुई कि वो बेसिकली जो गल्फ ऑफ अदेन है उसमें जाने वाले उस जहाजों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। सो बेसिकली द सुएज कैनाल रूट वाज गोइंग टू बी डिसरप्टेड। तो इस कारण से यूएसए ने उसमें इंटरवेन कर दिया। तो उसके सारे प्रॉक्सी एक के बाद दूसरे टूटते चले गए। हालांकि यमन अभी भी है, यमन के हाउथी की ताकत अभी टूटी नहीं है, लेकिन फिर भी कमजोर तो पड़ गई। और सबसे दुखद बात ईरान के लिए हुई कि एक लंबे अंतराल के बाद उसकी एक समर्थक सरकार जो सीरिया में थी बशर उल असद की, वो गिर गई जस्ट। तो ईरान ने अपना सब कुछ गवा दिया। अब रह गई ईरान की उस परमाणु प्रोजेक्ट की बात। तो ईरान ने अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट, जो परमाणु जो उसके रिएक्टर है और परमाणु ऊर्जा डेवलप करने की घोषणा 2002 के बाद ही की थी और उसने शुरू कर दी थी। और पूरे विश्व के, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के कान खड़े थे, और विशेषकर इनके वेस्टर्न कंट्रीज के जो सुन्नी पार्टनर्स थे, जो बाकी सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्री जो एंटी ईरानी था, वेस्टर्न कंट्रीज को आगाह कर रहा था कि वो परमाणु हथियार बना सकता है। अंत में बात बिगड़ने लगी एंड वर्ल्ड ऑर्डर का गार्जियन अपने आप को यूएसए मानता है। तो यूएसए ने 2015 में एक टॉक्स आरंभ किया जिसको 5+1 का भी नाम दिया गया। आपने शॉर्ट फॉर्म में नाम सुना होगा जगपुआ। तो उसमें 5 कंट्रीज +1 थे, जिसमें 5 वेस्टर्न कंट्रीज थे, एक ईरान था, यूएसए भी उसमें एक पार्टी था। लेकिन उसमें कोई भी इजराइल उसका मेंबर नहीं था। ईरान से बात कर रहे थे, कुछ क्रिएटिव वार्ता चल रही थी। ईरान भी इस बात के, ईरान पर आर्थिक नाकेबंदी लाई गई थी और कहा गया था कि आप जो देखिए, परमाणु में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट का एक लेवल होता है। तो आपको अगर
परमाणु ऊर्जा पैदा करनी है तो 5 to 6% इन्वेस्टमेंट काफी हो जाता है। 20% से जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं परमाणु हथियार बनाने की कोशिश है। तो इसमें जो जकवा ग्रुप था और 5+1 का, उसने पहले तो वेस्टर्न कंट्रीज ने एम्बार्गो लगाया ईरान पर, जिस कारण से हमारा, आपको पता होगा कि इंडिया और ईरान का रिलेशंस भी इस कारण से शिथिल हो गया और हमारा ईरान के साथ जितने भी प्रोजेक्ट थे लगभग सभी खटाई में पड़ गए। लेकिन उम्मीद यह जगी, जब वार्ता शुरू हुई ईरान के साथ, तो उम्मीद यह जगी कि अब संबंध सुधर जाएंगे। सब कुछ अच्छा जा रहा था, ईरान भी क्रिएटिव सपोर्ट कर रहा था। वो पहले IAEA से अपना न्यूक्लियर अपने जो परमाणु रिएक्टर्स हैं या उसके जो परमाणु संयंत्र है उसके इंस्पेक्शन के लिए भी तैयार हो गया था। तभी 2016 में एक नए प्रेसिडेंट जो अभी फिर आपके मौजूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वो उनका पदार्पण हो गया और 2018 में यूनिलैटरली वो संधि से बाहर हो गए। तो भाई क्यों संधि से बाहर हुआ? तो उस पर दो का प्रेशर था, सऊदी अरेबिया एंड को प्लस इजराइल। ईरान से संधि वार्ता तोड़िए और उसके परमाणु हथियार के प्रोजेक्ट को ध्वस्त करिए, इजराइल का कहना था। सऊदी अरेबिया वगैरह का कहना था कि उसको आप अगर उससे संधि आप करते हो तो उसका पोजीशन लेजिटिमाइज हो जाए। इसने वार्ता रोक दी, आर्थिक नाकेबंदी बढ़ा दी। ईरान को जो क्षति होनी थी तो हुई, लेकिन ईरान उसके बाद और भी अनुशासनहीन और उदंड बन गया। इसी बीच दोस्त का दोस्त माने शत्रु का शत्रु मित्र होता है, जो पुराना जो एक कहावत है, पुरानी कहावत है। उस पुरानी कहावत के अनुसार चूंकि रूस या रूसी गणतंत्र और व्लादिमीर पुतिन एंटी वेस्ट था तो ईरान के करीब आ गया। चाइना एंटी अमेरिका था, वो भी ईरान के करीब आ गया। तो इन तीनों के बीच आपस में कुछ खिचड़ी पकने लगी। अब ईरान को फिर एक बार इनकरेजमेंट मिला, ईरान ने फिर अपने कुछ परमाणु हथियार पर काम करने शुरू कर दिया और इन्वेस्टमेंट लेवल को बढ़ाता चला। जब डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकेंड टेन्योर में आया तो वार्ता शुरू कर दी। अब वार्ता शुरू की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और जो प्रीवियस अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, क्योंकि आज से इजराइल नहीं, इजराइल बहुत पहले से ईरान के परमाणु षड्यंत्र पर हमला सोच रहा था, लेकिन कर नहीं पाता था, क्योंकि बराक ओबामा उसके बाद जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आए उन सबों ने ईरान पर एक तरह से इजराइल पर बंदिश लगाई कि आप अटैक करने से डायरेक्ट बचो। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोई डायरेक्ट सिग्नल नहीं दिया, लेकिन इसने इनफ लिबरलिज्म दिखाई, इनफ जेस्चर दिखाया इजराइल के प्रति। मतलब उसने बार बार अपने बातचीत के क्रम में यह हिंट ड्रॉप करता रहा कि अगर ईरान निगोशिएटिंग टेबल पर नहीं आ गया तो इजराइल उस पर अटैक कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इजराइल का मनोबल बढ़ेगा। सेकेंड वन कि हालांकि उस समय तक सऊदी अरेबिया और वेस्ट जो है वो ईरान के करीब आ गया था, विशेषकर जो इधर जो इजराइल के जो हमले हमास वगैरह का ऑपरेशन हुआ और ईरान जिस तरह से अपना लीडरशिप क्वालिटी दिखाने लगा, जिस तरह से उसकी प्रॉक्सी नष्ट हुए, इन सब से थोड़ा सा सुन्नी कंट्रीज का रुख ईरान के प्रति नरम हो गया था। और जो सऊदी अरेबिया है और बाकी जो कंट्रीज है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी परसुएट करने लगे कि भाई आप आइए निगोशिएटिंग टेबल पर वार्ता करिए। लेकिन इजराइल अकेला डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव क्रिएट कर रहा था कि आप इनके साथ अनकॉमन, आप ईरान के साथ ट्रीटी मत करिए, बल्कि ईरान को कंडीशन दीजिए, उसके साइट को इंस्पेक्शन किया जाए और उसके षड्यंत्र को नष्ट कर दिया जाए। यही स्थिति थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो ईरान के सामने वार्ता तो की, लेकिन जो शर्तें रखी वो किसी भी सॉवरेन कंट्री को मंजूर नहीं होगा। शर्त यह थी कि चलिए कुछ समय के लिए आप इनरिचमेंट करिए, लेकिन आपको जो ईंधन की सप्लाई दी जाएगी वो कंसोर्टियम ऑफ नेशंस के द्वारा दी जाएगी। मतलब अरब देशों का एक समूह जिसमें अमेरिका का भी सपोर्ट होगा, वो ईंधन बनाएगा और आपको ईंधन की सप्लाई करेगा। आप स्वयं से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते।
इसी पर ईरान ने स्टेटमेंट दिया कि भाई ऊर्जा बनाना, यूरेनियम का इन्वेस्टमेंट करना हमारा सॉवरेन राइट है, इसके लिए हमें किसी कंट्री से अनुमति लेने की जरूरत नहीं। यूएसए और ईरान के बीच हालांकि 6 राउंड्स की वार्ता हुई, कतर में भी हुई थी, उससे पहले रोम में भी हुई थी, लेकिन वार्ता अंत में टूटने के कगार पर आ गई। इजराइल को मौका मिल गया, क्योंकि अमेरिका से उसकी वार्ता टूट रही थी। इसी बीच आईएईए ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, एक दिन पहले, ठीक 13 जून से पहले अपना यह वक्तव्य जारी कर दिया कि ईरान ने 60% इन्वेस्टमेंट कर लिया यूरेनियम का और बहुत शीघ्र वो परमाणु हथियार बना सकता है। तो इजराइल ने यह कहा कि अब ये इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम, और इसी एक्सक्यूज पर एक तरह से समझिए तो इजराइल के अटैक से पहले वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा ईरान की आलोचना किया जाना, वेस्टर्न कंट्रीज के प्रोवोकेशन पर आईएईए का यह स्टेटमेंट आना, कहीं ना कहीं इजराइल के द्वारा इस इन्वेजन को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की है। और इजराइल ने अपना इन्वेजन सबसे पहले उसके जो नाटान परमाणु संयंत्र उस पर किया, फुर्दो पर किया या नहीं ये अभी थोड़ा सा वेग है। ख्याल अटैक तो चल ही रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं विस्तार से इस पर लेक्चर लूंगा, चूंकि हमें कई पहलुओं को डिस्कस करना है। पहला कि इसका परिणाम क्या होगा, वेदर दिस कॉन्फ्लिक्ट वुड बी लोकलाइज्ड और विल इट स्प्रेड टू ए वास्ट रीजन, यह एक क्षेत्र विशेष में सीमित होगा या इसका विस्तार होगा। क्या यूएसए भी इसकी पार्टी बनने जा रही है? फिर अगर यूएसए पार्टी बनेगा तो रूस का रुख क्या हो, क्योंकि सीरिया वाले केस में रूस इंटरवेन कर चुका था, लेकिन क्या रूस अभी इंटरवेन करने की स्थिति में है? तब वर्ल्ड ऑर्डर था, अभी वर्ल्ड डिजॉर्डर है। इस वॉर को कौन रोक पाएगा? अगर वॉर स्प्रेड करता है तो कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पुनरावृत्ति तो नहीं होगी कि जर्मनी का क्लाइंट ऑस्ट्रिया था और रूस का क्लाइंट सर्बिया, और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया था। उसी तरह यूएसए का क्लाइंट इजराइल है और रशिया का क्लाइंट ईरान है, और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। फिर अगर ये स्केलेट करेगा तो दुनिया की इकोनॉमी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ऑयल प्राइस का क्या होगा? क्या ओरमुज रूट बंद हो सकता है? और अगर वह बंद हुआ तो फिर क्या होगा? इस पर क्या रिएक्शन होगा? अरब कंट्रीज का क्या रूप होगा? क्योंकि अब अरब कंट्रीज एंटी ईरानी वैसा नहीं है, और इजराइल का यह कदम उनको नागवार गुजर रहा है। फिर इंडिया और ईरान के रिलेशन पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंडिया और इजराइल के रिलेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि भी एससीओ ने जिस तरह से खुलकर आलोचना की इस कदम की और इंडिया ने अपना हाथ उससे पीछे खींच लिया, उससे इंडिया का लगता है कि इंडिया बिल्कुल से इजराइल को क्रिटिसाइज करने के मूड में नहीं। देन व्हाट पॉलिसी इंडिया शुड अडॉप्ट? तो यह हमारे विचार का विषय होगा। एंड ओवरऑल यह जो वॉर है इसका वेस्ट एशिया पर लार्जर इंपैक्ट क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, हम सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। क्या ईरान का परमाणु हथियार खत्म किया जा सकता है इजराइल के द्वारा? क्या यह संभावना है, या ईरान और भी परमाणु होता चला जाएगा क्योंकि उसमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और बढ़ती जाएगी? आज उसका प्रॉक्सी समाप्त हो गया है, वो अपने सर्वाइवल के लिए परमाणु हथियार को अत्यावश्यक मान रहा है, क्योंकि वो देख रहा है यूक्रेन परमाणु हथियार के बिना क्या हाल हुआ। परमाणु हथियार एक बहुत बड़ा डिटरेंट का काम कर रहा है। अमेरिका ने जो अभी पाकिस्तान की मेजबानी की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके पीछे यूएसए का स्वार्थ कहीं यह तो नहीं है कि वह पाकिस्तान का इस्तेमाल ईरान के अगेंस्ट में या उसके विरोध में करना चाहता है। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बस 2-3 दिनों के अंदर हमारे नेक्स्ट लेक्चर की प्रतीक्षा करिए। आज मैं यहीं रुकना चाहूँगा।